राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है कि 7 भाई अपनी बहन को मारकर उसका मांस खा जाते हैं। यह एक दुख भरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी कहानी को। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उसमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े भाई राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेली घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटे साग तोड़कर लाती हैं और बड़े प्यार से सरोटे साग की सब्जी बनाने से पहले बेटी साग को काटने लगती हैं। इस दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती हैं और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है जिससे उसका पूरा हाथ खून ही खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती हैं कि क्या करूं, अगर घर की दीवारों से खून पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़ों से पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देख लेगी, खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती हैं। फिर इसी खून को साग की सब्जी बनाती हैं। सब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से काम करके लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी के लिए पानी देती हैं और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत ही बार खाया है, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत है। बताओ ना कैसे क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो राजकुमारी डर के सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही बनाई है। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छात साग की सब्जी बनानी है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसे ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश सातों भाइयों ने भाभी ने उनसे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूर राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5 भाइयों को बहुत ही लालची किस्म का थे। उसमें से बाकी भाइयों ने कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगे। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह में लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उनकी मांस खाने की लालसा करते हैं। एक दिन 7 भाइयों को शिकार खेलने के लिए बहाने से राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्ष पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को
झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि माछन पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार 7 भाई अपनी बहन को मचाना पर बिठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचाना पे जाकर बैठ जाती हैं। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर घने मचाना में कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी छोटा पहाड़ यानी कि पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशान लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बात को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपने मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मरना है दादा साहब तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी अपने तीर की धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने में से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में 7वां राजकुमार सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाइयों छोटे भाई का पूरा दबाव डालते हैं, आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार करता है और दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे धीरे छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसे स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटे भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी को जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतने सारी लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा को रस्सी दिए हैं, वह सभी 7 टुकड़ों में दिए। उन्हें जोड़ने पर भी वह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएंगे। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों रो रही हो। राजकुमार इधर उधर देखता है किंतु कोई नज़र नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखाई देते हैं और राजकुमार नाग देवताओं को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उससे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ, तुम और जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि उनका छोटा भाई रस्सी के साथ टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक
डाडी छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारेंगे पीटेंगे। यह सारी घटना को दादी के मेंढक, केकड़ा और मछली सुन वो देख रहे थे और वे तीनों राजकुमारों को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार पूर्वक बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ। नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारेंगे पीटेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो। हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो। तुम्हारे भाइयों जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और सबसे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़ी और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वो मांस को दिमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ से बांस का एक बड़ा झुंड उगता है। उस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसुड़ा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस को देखकर सोचता है कि इतने सुंदर बांस का केंद्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन बजेगी। उसी क्षण बांस की आवाज़ आती है, ना काट रे जोगी, ना काट रे जोगी, ये तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी उसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काटकर लेकर जाता है कि बांस का आवाज़ इतना सुंदर है, यदि केंद्र बनाया जाएंगे तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्र बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्र का मिट्टा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और अब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है। बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज ना बाजा रे केंद्रा, ये तो लागे मोर दुश्मन कर घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज ना बाज रे केंद्रा, ये तो लागो रे दुश्मन का घर, बाजता है। यह धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट टपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ये तो लागे मारो छोटो भाई का घर। बड़े ही मधुर मीठे स्वर का धुन कर छोटा राजकुमार चंद्र आकर मोहित हो जाता है और वह यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्र की मुँह मांगी सोने की मोहर देकर उसे खरीद लेता है। तब जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। फिर राजकुमार अपने नौकर से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों ने मना करने पर राजकुमार सोचते हैं
शायद कोई ही भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजाकर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों के साथ तथा भाभीयों से पूछताछ करता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए कई काम का बहाना कर बाहर जा रहे बोलकर निकलते हैं और छुप छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे को अंदर जाती है और यह देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन की जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई कर काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने लगती हैं, तो छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को जला देते हैं। इसके बाद वो लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आसपरी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है। सतवेनी नामक पूजा स्थान पर वही सरोटी साग को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर करें और इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।